For so many years now, the people of Georgia have been striving and fighting for democracy. They have a right to know what happened this weekend, and they have a right to see that electoral irregularities are investigated swiftly, transparently, and independently. Georgians, like all Europeans, must be the masters of their own destiny. अभी आप सुन रहे थे यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डर लेन को, जो कह रही थी कि जॉर्जिया के लोगों को चुनाव की सच्चाई जानने का हक है। जॉर्जिया भारत के लिए इस देश के दो संदर्भ हो सकते हैं। एक संदर्भ पूरी दुनिया के लिए हो सकता है कि बला का खूबसूरत देश है, वहाँ का लैंडस्केप, प्राकृतिक छटा वहाँ की देखते ही बनती है। दूसरा संदर्भ भारत के लिए है कि बड़ी संख्या में भारत के छात्र वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। जॉर्जिया में 26 अक्टूबर को संसदीय चुनाव कराए गए थे। इसमें जॉर्जियन ड्रीम पार्टी जीडी, इसका रेफरेंस आगे आएगा, जॉर्जियन ड्रीम पार्टी जीडी को बहुमत मिला, लेकिन विपक्ष ने इस परिणाम को मानने से इनकार कर दिया। कहा कि साहब चुनाव में धांधली हुई है। जीडी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चुनाव में छेड़छाड़ की है, ये आरोप लगाया विपक्ष ने। जीडी ने शुरुआत में इन आरोपों को रद्द किया, वो अभी भी रद्द कर रही है, लेकिन अब उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। खुद देश की राष्ट्रपति सलोम जोराबिशविली भी इन प्रदर्शनों में शामिल हो गई हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी चुनाव की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। जीडी 2012 से जॉर्जिया की सत्ता में बनी हुई है। उसे प्रो रशियन पार्टी समझा जाता है, रशिया के प्रति, रूस के प्रति उदार। यूक्रेन युद्ध के बाद से उस पर विदेश नीति में रूसी प्रभाव बढ़ाने का आरोप भी लगा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर जीडी फिर सत्ता में आई तो हम कभी ईयू में शामिल नहीं हो पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जॉर्जिया के हालात पर चिंता जाहिर की है। हालांकि रूस का कहना है कि हमारा जॉर्जिया के अंदरूनी मामलों से कोई संबंध नहीं है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि जॉर्जिया में विपक्ष प्रदर्शन क्यों कर रहा है, जॉर्जियन ड्रीम पार्टी पर रूस के समर्थन के आरोप क्यों लगते हैं और जॉर्जिया में आगे क्या हो सकता है। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां चर्चा जॉर्जिया में चल रहे प्रदर्शनों की। Brought to you by Haier, ITEL and Sensorant K. लेकिन पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ये जॉर्जिया का नक्शा है जो आप देख रहे हैं। इसकी उत्तरी सीमा रूस से लगती है, दक्षिण की तरफ है तुर्की और आर्मीनिया, पूरब में अजरबैजान है, जबकि पश्चिम में ब्लैक सी है। राजधानी इस देश की है तबिलिसी। क्षेत्रफल है सिर्फ 69,700 वर्ग किलोमीटर। भारत के राज्य असम से थोड़ा ही बड़ा है। आबादी लगभग 37 लाख। आधिकारिक भाषा जो है वो यहाँ की है जॉर्जियन। जॉर्जिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? जॉर्जिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री सरकार का, लेकिन असली पावर प्रधानमंत्री के पास ही होती है। जॉर्जिया में एक सदनीय संसद है। कुल 150 सीटें हैं, जहां पर सांसद 4 साल के लिए चुने जाते हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। 26 अक्टूबर को जो चुनाव हुआ उसमें जीडी को, जो जीडी पार्टी है, उसको सबसे ज्यादा 89 सीटें मिली और विपक्ष के खाते में 61 सीटें आई। जीडी को बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें ज्यादा मिली। उसके बाद ही पूरा विवाद शुरू हुआ है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। फिलहाल हम जॉर्जिया का इतिहास आपको ब्रीफली बता देते हैं। 1804 तक लगभग पूरे जॉर्जिया पर रूस का कंट्रोल हो चुका था। उनका शासन 1917 तक चला। अक्टूबर 1917 में व्लादिमीर लेनिन ने ज़ारशाही का अंत कर दिया। रूस में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी। ज़ारशाही के पतन के तुरंत बाद रूस में सिविल वॉर शुरू हो गया। देश में उथल पुथल का माहौल था और इसका फायदा उठा करके जॉर्जिया ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। मगर उनकी आज़ादी बहुत समय तक कायम नहीं रह सकी। घरेलू मोर्चे पर जीत हासिल करने के बाद लेनिन की रेड आर्मी अपनी सीमा से बाहर की तरफ निकली। नवंबर 1920 तक आर्मीनिया और अजरबैजान पर रेड आर्मी ने अपना झंडा लगा दिया था। अब बचा जॉर्जिया। उसके पास इकलौता लीग ऑफ नेशंस से होकर के जो रास्ता था वो गुजरता था। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना पहले विश्व युद्ध के बाद ही कर दी गई थी। इसका मकसद किसी दूसरे युद्ध की आशंका पर लगाम लगाना था। तो रेड आर्मी के हमले को टालने के लिए जॉर्जिया ने लीग में अपनी अर्जी लगाई, मगर अर्जी मान ली जाती तो उसे सबसे ताकतवर संगठन की मान्यता मिल जाती। फिर रूस को हमला करने से पहले सोचना पड़ता, मगर ऐसा हुआ नहीं। जॉर्जिया को जरूरी वोट्स नहीं मिले। अब रेड आर्मी के लिए रास्ता खुला था। फरवरी 1921 में रूस ने तबिलिसी को जीत लिया।
कुछ समय के अंदर पूरा जॉर्जिया उनके कब्जे में हो चुका था। केक वॉक था रशियन आर्मी के लिए। ये कंट्रोल सोवियत संघ के विघटन तक चला। आखिरकार 1991 में जॉर्जिया ने सोवियत संघ से अलग होने का ऐलान कर दिया। जॉर्जिया को विरासत में आज़ादी के साथ साथ अलगाववाद भी मिला। उसके 2 इलाकों में अलग से आज़ादी की मांग उठने लगी। वे जॉर्जिया के बजाय रूस के साथ जाना चाहते थे और ये 2 इलाके थे साउथ ओसेटिया और अबकाजिया। देश के पहले राष्ट्रपति जियाद गमसाखुर्दियान ने विरोध को दबाने की कोशिश की, मगर समय से पहले ही उनका तख्ता पलट हो गया। भाग करके उन्हें चेचन्या जाना पड़ा। इधर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जॉर्जिया के एडवर्ड शेवरदाजे को सत्ता सौंपी गई। जियाद ने बाहर रह करके दोबारा कुर्सी हासिल करने की कोशिश की। उनके समर्थकों ने जंग भी शुरू की, मगर वे सत्ता हासिल नहीं कर पाए। शेवरदाजे को रूस का समर्थन मिल रहा था क्योंकि वो एक ही विचारधारा के थे। फिर 1994 में जियाद की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। अब शेवरदाजे के सामने कोई चुनौती नहीं थी। वो 2003 तक राष्ट्रपति बने रहे। नवंबर 2003 में जॉर्जिया में गुलाब क्रांति हुई। शेवरदाजे को इस्तीफा देना पड़ा। उनके जाने के बाद जो चुनाव हुए उसमें मिखाइल साकाशविली जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। वो वेस्ट के समर्थक थे, पश्चिम के समर्थक थे। उन्होंने जॉर्जिया को यूरोपियन यूनियन और नेटो का सदस्य बनाने पर पूरा जोर दिया। 2006 में नेटो की सदस्यता को लेकर के जॉर्जिया की संसद में प्रस्ताव भी पास किया गया। इससे रूस नाराज हो गया, जाहिर है। उसने साउथ ओसेटिया और अबकाजिया के विद्रोहियों को मदद भेजना और उकसाना शुरू कर दिया। झगड़े से जॉर्जिया तंग आ गया। अगस्त 2008 में उसने साउथ ओसेटिया में सेना भेज दी। फिर रूस लड़ाई में शामिल हो गया। ये लड़ाई 6 दिनों तक चली। इस लड़ाई में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। लगभग 2 लाख लोग विस्थापित हुए। सीज फायर के बाद लड़ाई तो रुक गई, लेकिन रूसी सेना ने अपना कब्जा बनाए रखा। बाद में रूस ने साउथ ओसेटिया और अबकाजिया की आज़ादी को मान्यता दे दी। नेटो और यूरोपियन यूनियन ने रूस से अपना फैसला बदलने के लिए कहा, मगर रूस राजी नहीं हुआ। ये व्लादिमीर पुतिन का अपनी सीमा से बाहर पहला युद्ध था। उन्होंने इसे बखूबी अंजाम दिया था। जॉर्जिया की 20% जमीन पर अप्रत्यक्ष रूप से रूस का कब्जा आज भी है। उस जमीन पर रूस की सेना मौजूद है। वहां जॉर्जिया से अलग करेंसी और पॉलिटिकल सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम मॉस्को से ऑपरेट होता है। तो ये जॉर्जिया का ब्रीफ इतिहास हुआ। अब समझते हैं कि रूस जॉर्जिया का समर्थन क्यों करता है। जॉर्जिया का नक्शा देखिए, उसकी एक सीमा ब्लैक सी से लगती है। रूस ब्लैक सी पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है ताकि नेटो को काउंटर किया जा सके। इसलिए वो जॉर्जिया पर अपना प्रभाव या अपने प्रभाव की सत्ता स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा रूस जॉर्जिया से डिप्लोमेटिक समर्थन भी चाहता है। यूक्रेन वॉर के बाद वो दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। जॉर्जिया ने भी इस जंग में यूक्रेन का साथ दिया है। तो रूस चाहता है कि ये समीकरण बदले। वेस्ट जॉर्जिया का समर्थन क्यों करता है, इसको पॉइंट्स में समझिए। जॉर्जिया कैस्पियन सागर से यूरोप तक का रास्ता जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाता है। ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है उसकी, यूरोप के देश कैस्पियन सागर में छिपे संसाधनों तक पहुंच अपनी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो जॉर्जिया को समर्थन देते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि जॉर्जिया की जनता नेटो और ईयू के साथ संबंध बढ़ाना चाहती है, नेटो में शामिल होना चाहती है, ईयू में भी। अक्सर देश को ईयू में शामिल करने की मांग चलती भी रहती है। अगर जॉर्जिया वेस्ट का पक्का सहयोगी बन गया तो उसे रूस से मुकाबला करने में आसानी होगी, क्योंकि वो खुद रूस से सीमा अपनी साझा करता है। अब हालिया मुद्दे पर आते हैं। ताज़ा मामला क्या है? जैसा शुरू में आपको बताया, 26 अक्टूबर के चुनाव परिणाम को विपक्ष ने मानने से मना कर दिया है। वहां की राष्ट्रपति भी सड़क पर उतर गई हैं। उनका क्या कहना है वो सुन लीजिए पहले। ეს იყო ტოტალური გაყალბება, ტოტალური წართმევა თქვენი ხმების, ჩვენ ვიყავით მოწმე და სხერპლი რეალურად რუსული სპეცოპერაციის, შეიძლება ითქვას, იბრიდული ომის ერთ-ერთი ახალი ფორმის, რომელიც განხორციელდა ჩვენ ხალხზე, თქვა რომ არ ვაღიარებ ამ არჩევნებს, ამ არჩევნების აღიარება არ შეიძლება, იმიტომ ეს არის იგივე რაც აღიარება რუსეთის აქ შემოსვლის, रूसेटिस मिमार्थ साकार्थोलोस दाख्वेमदेबारेबिस। जॉर्जियन ड्रीम पार्टी का इन आरोपों पर क्या कहना है? सत्ताधारी पार्टी जॉर्जियन ड्रीम ने सभी आरोपों को नकार दिया है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में वोटों की गिनती दोबारा करवाने का ऐलान किया है। जीडी ने कहा है कि हम जनता की बात सुनते हैं, इसलिए जिन 84 मतदान केंद्रों में वोटिंग हुई है उसमें कुछ मतदान केंद्रों में दोबारा गिनती करवाएंगे। अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है, कुछ ऐसा पकड़ में आता है तो फिर देखेंगे। जॉर्जिया में कौन सी विपक्षी पार्टियां सरकार पर आरोप लगा रही हैं? चुनाव से पहले 3
पार्टियों ने मिलकर के अलायंस किया, गठबंधन किया। इसमें यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट, स्ट्रेटेजी अगमाशन बेली और यूरोपीय जॉर्जिया पार्टी शामिल है। ये तीनों पार्टियां प्रो वेस्ट मानी जाती हैं। इस गठबंधन ने जॉर्जिया को ईयू में शामिल करने के नाम पर चुनाव लड़ा था। कई चुनावी सर्वे में यह गठबंधन आगे भी चल रहा था, लेकिन चुनाव के बाद सूरत हाल बदल गया और दूसरी पार्टी जो पहले से सत्ता में थी, जीडी, वो विजयी हुई और इसके बाद प्रदर्शन शुरू हुए। मई 2024 में इन्हीं पार्टियों ने मिलकर जॉर्जिया की सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला था। उस समय सरकार फॉरेन एजेंट्स बिल लेकर के आई थी। विपक्ष ने कहा था कि इस बिल से सरकार रूस के हित साध रही है। उस बिल में क्या था? जो मीडिया संस्थान और एनजीओ कुल फंडिंग का 20% हिस्सा विदेशी दानदाताओं से लेते हैं, उन्हें अलग से रजिस्टर कराना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि वे विदेशी हितों के लिए काम करते हैं। इन संस्थाओं पर जस्टिस मिनिस्ट्री निगरानी रखेगी और नियम नहीं मानने पर 8 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इस बिल के पास होने के बाद राष्ट्रपति ने इसे वीटो कर दिया था, लेकिन बाद में संसद ने इस कानून को फिर से बहाल कर दिया क्योंकि उनके पास सदन में बहुमत था। बहरहाल हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर। अमेरिका और पश्चिमी देश इस चुनाव की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं रूस के समर्थक देशों के प्रतिनिधि जॉर्जिया की सरकार का बचाव करने के लिए जॉर्जिया पहुंच रहे हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान 29 अक्टूबर को जॉर्जिया पहुंचे। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी जीडी का समर्थन किया, कहा कि ये चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र थे। Választás körül kirobbant vitát, olvasom a nemzetközi szervezeteknek az értékelését, és azt látom, hogy senki sem meri megkérdőjelezni, hogy ez a választás szabad és demokratikus választás volt. Minden kritikai megjegyzés mellett idáig senki nem mer elmenni. विक्टर ओरबान ने यह भी कहा कि जीडी के आने से अब जॉर्जिया दूसरा यूक्रेन नहीं बन पाएगा। És gratulálok önöknek ahhoz, hogy miközben Európa párti politikát visznek, nem engedték, hogy az önök országából egy második Ukrajna legyen. जीडी पार्टी चुनाव से पहले कह रही थी कि अगर विपक्ष जीता तो उनकी रूस विरोधी नीतियों से देश के हालात यूक्रेन जैसे हो सकते हैं। जॉर्जिया के राजनीतिक संकट के बीच विक्टर ओरबान के वहां जाने से उनकी यूरोप में खूब आलोचना भी हो रही है। ईयू ने बयान जारी करके कहा है कि वो हंगरी के प्रधानमंत्री हैं, वो ईयू को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। विक्टर ओरबान ने ईयू और नेटो में रहते हुए हंगरी के रूस के साथ रिश्ते बनाए हुए रखे हैं, इसलिए उन्हें कई बार यूरोप में पुतिन का सबसे पक्का दोस्त भी कहा जाता है। अब जाते जाते जॉर्जियन ड्रीम पार्टी के बारे में भी जान लीजिए, जॉर्जिया में सत्ता में है। इसकी स्थापना अरबपति बिजना इवानिश्विली ने 2012 में की थी। 2013 तक इवानिश्विली देश के प्रधानमंत्री भी रहे। शुरू में इस पार्टी को यूरोप समर्थक माना जाता था, लेकिन बाद में इसके तेवर बदलते गए। इवानिश्विली ने रूस में इन्वेस्ट करके पैसा कमाया। साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसके बाद भी इवानिश्विली ने सार्वजनिक रूप से रूस की निंदा नहीं की। अब एक्सपर्ट कॉर्नर की ओर चलते हैं। हमने इस मामले को विस्तार से समझने के लिए बात की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर अमिताभ सिंह से, और उनसे हमने पूछा कि रूस की जॉर्जिया में क्या रुचि है। देखिए, रूस का डायरेक्ट इंटरेस्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बात समझनी होगी कि रूस से लगा हुआ राज्य है और रूस हमेशा ये चाहता है कि जितने भी फॉर्मर सोवियत यूनियन के स्टेट्स हैं उसमें उसको फॉरेन पॉलिसी के अपने अधिकारों का प्रयोग करने का पहला अधिकार है, और उसको एक पॉलिसी के तहत वो कहते हैं ब्लिजनी ज़ेरुबेजे या पॉलिसी ऑफ नियर अब्रॉड, जिसको मानते हैं कि ये अब्रॉड तो है लेकिन सबसे करीबी अब्रॉड है। तो इस हिसाब से पूर्व सोवियत संघ के जितने गणराज्य थे उन सबको वो अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस मानते हैं। इसी के तहत हमने देखा यूक्रेन को भी, यूक्रेन से भी उनका संबंध अच्छे नहीं है रहे, और जॉर्जिया से अगर देखा भी जाए तो इतिहास 2008 में एक युद्ध हुआ था, 5 दिनों का युद्ध हुआ था जिसमें जॉर्जिया को बुरी तरह से रूस ने हराया था। तो इंटरेस्ट वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो वो उनके हितों के खिलाफ काम न करे, रूसियों के हितों के खिलाफ काम न करे। ये भी बताइए कि विक्टर ओरबान नेटो के मेंबर है, उनका देश हंगरी यूरोप का देश है, इसके बावजूद वो रूस के समर्थक हैं, पुतिन के पक्के दोस्त हैं, उनके तेवर इतने बागी क्यों रहते हैं? वर्ल्ड व्यू उनका क्या है? देखिए, विक्टर ओरबान पूरे यूरोपियन यूनियन में, जिसके वो सदस्य हैं, हंगरी जिसका सदस्य है और नेटो जिसका वो सदस्य, अपने आप को अलग थलग कर लिया है, और उसके कई कारण हैं। पहला, यूरोपियन यूनियन में वो इस समय प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन काउंसिल के,
और कई मामलों में अगर आप देखें तो ये उनका जो स्टैंड रहता है वो प्रो रशिया माना जाता है, और वो ओवर्टली प्रो रशिया एंटी यूक्रेन दिखते हैं। तो इस तरह से एक तो उन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया है, दूसरी उनकी जो राजनीति है वो राइट विंग की है, यानी दक्षिणपंथी पार्टियों से उनका या दक्षिणपंथी विचारधारा से उनका काफी अच्छा संबंध है, और वो एंटी इमिग्रेंट हैं, जो ज्यादातर दक्षिणपंथी पार्टियां यूरोप में और अमेरिका में हैं, चाहे वो इटली में हो या जर्मनी में या फ्रांस में, और वो काफी दिनों से सत्ता में काबिज हैं, और वो अपने आप को यूरोपियन यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव मान के चीन जाते हैं, कभी फ्रांस जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, और दिखाते हैं कि वो अपने एक इम्पोर्टेंट, लेकिन यूरोपियन यूनियन उनको उतनी तवज्जो नहीं देता जितनी अपने आप को वो लेना चाहते हैं। तो शायद अपने पॉलिटिक्स को वो रिफ्लेक्ट करने के लिए इस समय जॉर्जिया गए हों, और शायद ये भी एक तरह से एकजुटता बनाने की कोशिश कर रहे हो यूक्रेन वॉर के खिलाफ, जो रूस के जितने भी देश हैं उनको शायद लामबंद करने में लगे हुए। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है। हालांकि उनका रोल यूरोपियन यूनियन में और नेटो में मिनिमल होता है, क्योंकि उनका ऑपोजिशन ईयू और नेटो में बहुत ज्यादा है। अमिताभ जी, ये भी बताइए कि वेस्ट के, पश्चिम के जॉर्जिया में क्या हित शामिल है? देखिए, जिस तरह रूस चाहता है कि उनकी परिधि में रहे ये देश, उसी तरह पश्चिमी देश चाहते हैं कि ये उनकी परिधि, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो अब यही एक टकराव की स्थिति है। यही हमने यूक्रेन में भी देखा है, यही हमने मोल्दोवा में भी देखा है, और बाल्टिक गणराज्य, जो 3 बाल्टिक गणराज्य जो इस समय यूरोपियन यूनियन और नेटो के सदस्य हैं, पूर्व सोवियत संघ के राज्य, तो ये रस्साकसी दोनों में चलती रहती है। हालांकि जॉर्जिया को के अगर 21वीं शताब्दी के इतिहास को देखें तो जॉर्जिया काफी प्रो वेस्ट रहा है। 2002 के करीब से 2011-12 तक यहाँ एक प्रो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, जो एंटी रशियन गवर्नमेंट भी थी। मिखाइल साकाशविली इसके प्रेसिडेंट थे, और उस समय इनके संबंध रूस से बहुत अच्छे नहीं थे। मैंने कहा, युद्ध भी हुआ था उनके साथ 2008 में। तो हमेशा एक रस्साकसी का दौर चलता रहता है इन दोनों में, और इंटरेस्ट कोई भी हो, सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राज्य उनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आए। चूंकि जॉर्जिया एक फ्रंट लाइन स्टेट है, एकदम बॉर्डर मिलता है, 2 उसके रेस्टिव प्रोविंसेस हैं, अबखाजिया और साउथ ओसेटिया, जिनको रूस ने गणराज्य का, इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस दे दिया है। तो इन सब चीजों के चलते, और जॉर्जिया में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो ये चाहता है कि यूरोपियन यूनियन के साथ वो मिल जाए या यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो। लेकिन अब तक अगर आप देखें तो ऐसा कुछ मिला नहीं है इस चुनाव में, जो यूरोप या जो उसके वेस्टर्न एलाइज कहते हैं कि यहाँ चुनाव में धांधली हुई थी, यहाँ चाहे बलपूर्वक वोट डलवाया गया था, ऐसा अभी तक कुछ मिला नहीं है। लेकिन चूंकि सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य जितने भी रहे, उन सब में एक तरह से होड़ है कि ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन यूनियन के सदस्य बन जाएं। लेकिन जॉर्जिया उसमें एक एक्सेप्शन रहा है, खासकर 2011-12 के बाद। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी रूस से आई है। 29 अक्टूबर को रूसी सेना ने न्यूक्लियर हथियारों का अभ्यास किया। इस अभ्यास में जमीन, हवा और समुद्र से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन से इसको मॉनिटर कर रहे थे। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलिसोव ने कहा कि इसका मकसद सेना को परमाणु हमले के लिए तैयार करना था। В соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. यह अभ्यास रूस यूक्रेन जंग के एक अहम मोड़ पर हो रहा है। एक तरफ रूस में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की तैनाती की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन पश्चिमी देशों से इजाजत मांग रहा है कि रूस के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए। इस पर रूस चेतावनी दे चुका है कि यूक्रेन को परमिशन मिली तो इसका मतलब होगा कि रूस और नेटो देशों के बीच सीधी जंग होगी। इसी साल सितंबर में पुतिन ने रूस की परमाणु नीति में बदलाव को मंजूरी दी थी। यह बदलाव बहुत हद तक पश्चिमी देशों के लिए एक चेतावनी था। इसके तहत किसी नॉन न्यूक्लियर देश ने परमाणु शक्ति संपन्न देश के सहयोग से रूस पर हमला किया तो रूस इसको संयुक्त हमले के तौर पर देखेगा।
आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी जर्मनी से है। जर्मनी ने ईरान से अपना राजदूत वापस बुला लिया है। वजह जर्मन ईरानी मूल के एक शख्स की फांसी। 28 अक्टूबर को ईरान में जमशीद शरमत नामक शख्स को फांसी दी गई। उसको फरवरी 2023 में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। उसको करप्शन ऑन अर्थ के आरोप में दोषी ठहराया गया था। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक ईरान इस फ्रेज का इस्तेमाल ईश निंदा और इस्लामी नैतिकता से जुड़े अपराधों के लिए करता है। शरमत पर इसके अलावा भी कई आरोप हालांकि लगाए गए थे। पहला 2008 में ईरान के शिराज की एक मस्जिद पर हमले में संलिप्त था। उस हमले में 14 लोग मारे गए थे। दूसरा FBI CIA के संपर्क में रहना और मोसाद से संपर्क करने की कोशिश करना। ईरान शरमत को टोंडर आतंकवादी समूह का सरगना बताता है। ये समूह ईरान में राजशाही स्थापित करना चाहता है। अगस्त 2020 में ईरान ने शरमत को गिरफ्तार किया था। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उसको 2020 में दुबई में ईरानी एजेंट्स ने किडनैप कर लिया था, फिर ओमान के रास्ते जबरन ईरान ले गए थे। इस मामले पर जर्मन सरकार का कहना है कि शरमत को बचाव का मौका नहीं मिला। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स ने एक्स पर लिखा कि शरमत को मुकदमे के दौरान अपने खिलाफ लगे आरोपों पर खुद का बचाव करने का मौका भी ईरान ने नहीं दिया। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि।